अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी कुछ बेसिक्स है, तो आप उनके बारे में ज़रा पढ़ लें ताकि आप लोगों को अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो समझ आ जाए। ठीक है जी। सबसे पहले चैप्टर 5 जो है ना उसके अंदर हम लोगों को सेट का पता होना चाहिए कि सेट क्या है। उसको ज़ाहिर है इंग्लिश में भी सेट ही कहते हैं, उर्दू में भी सेट ही कहेंगे। तो सेट का मतलब क्या होता है कि वाजिया अशिया का मजमुआ, उसको सेट कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर है, जब हम उनका मजमुआ इकट्ठा कर लेते हैं ना एक जगह पे, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट का मतलब एक ग्रुप भी हो सकता है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी, एक क्लास है और उसमें मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यार इसमें शरारती लड़कों को जो है ना ग्रुप वो बता दें, तो आप लोग मुझे कहेंगे कि यार ये फ़लाँ 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 ये लोग जो है ना ये शरारती है, तो मैं इनका एक ग्रुप बना दूंगा, एक सेट बना दूंगा कि यार ये शरारती बच्चों का ग्रुप है। तो इसी तरह मैं अगर कहता हूँ कि यार एग्ज़ाम के अंदर जो लोगों की पोजीशंस थी, ठीक है, उनका तो ज़रा मुझे नाम बता दें, तो आप लोग मुझे कह देते हो जी ये फ़लाँ फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, तो लिहाजा उनका भी फिर हम लोग एक सेट बना देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ना सेट का पता चल गया होगा। और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी जिस्म है, कोई भी नंबर है, उनको जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेट। जैसा कि शरारती बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, वो भी एक सेट है। तो इसी तरह जो है ना फॉर एग्जांपल टॉपर्स का ग्रुप है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना नालायक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, सबसे जो मेन और मेजर चीज़ है ना वो अब भाई है, वो आप लोगों ने ये समझनी है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है जी बेसिस ऑफ सेट्स, सेट की जो बेस है। ठीक हो गया जी। सबसे पहला सेट जो होता है उसे कहते हैं कुदरती अदाद का सेट। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कुदरती अदाद का सेट। और इसको हम लोग जो है ना एन से जाहिर करते हैं। ठीक है, कुदरती अदाद के सेट को हम लोग नेचुरल नंबर भी ने इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, कुदरती अदाद का सेट। जितने भी दुनिया के नंबर हैं ना, वन से लेके आगे ऑनवर्ड जितने भी हैं, 3 4 5 6, इसका मतलब होता है ऑनवर्ड। ये जो निशान लगा हुआ ना, इसका मतलब होता है आगे ऑनवर्ड। जितने भी नंबर्स हैं उनको जब हम लोग इकट्ठा लिख लेते हैं ना एक ग्रुप की शक्ल में, तो वो एक सेट बन जाता है। तो उस सेट को हम लोग कहते हैं कुदरती अदाद, तो या फिर उसको नेचुरल, ठीक है, सेट भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी सही अदाद। ठीक है जी, सही अदाद, सही अदाद को हम लोग जो है ना जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है और साथ में सारे नंबर यानी प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, यानी कि सारे नंबर शामिल होते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। यानी सही अदाद के सेट में कौन कौन से शामिल होते हैं आपने ये याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि कुदरती अदाद का सेट है उसको एन से जाहिर करते हैं और उनके नंबर्स कौन कौन से हैं। इसी तरह सही अदाद का जो सेट है उसको हम लोग किस लफ्ज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उनके जो है ना नंबर। अब इसमें उसने ये कहा है कि सही अदाद में सारे नंबर आएंगे, ज़ीरो भी आएगा, वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आएंगे। प्लस वन भी आएगा, माइनस वन भी आएगा, प्लस टू भी आएगा, माइनस टू भी आएगा, प्लस थ्री भी आएगा, माइनस थ्री भी, और इस तरह ऑनवर्ड आएंगे। ये चीज़ दूसरा सेट ही होगा। उसके बाद आ गया जी मुकम्मल अदाद का सेट। ठीक होगा, जिसको हम लोग जो है ना डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, होल कंप्लीट सेट जो है। अब इसके अंदर दोबारा फिर वही सारे नंबर। देखिए इसमें और इसमें इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये वन से शुरू हो रहा है और ये, ठीक है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है, तभी तो मुकम्मल अदाद का ना होल यानी कि कंप्लीट जो है, ठीक है, ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है और आगे ऑनवर्ड जितनी भी गिनती है ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, कि कुदरती अदाद का सेट उसकी ये नंबर है, सही अदाद का सेट जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं उसके ये नंबर है, मुकम्मल अदाद का सेट उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसके ये नंबर है। तो इसी तरह जुफ्त अदाद, ठीक हो गया ना। दो लफ्ज़ होते हैं ना, एक जुफ्त होता है और एक ताक होता है, जिसको हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं और ऑड नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। अब जुफ्त जो है ना वो ऐसे नंबर होते हैं जो दो पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं, जैसे चार है, छः है, आठ है और 10 है। इस तरह के जो नंबर है ना उन्हें कहते हैं जुफ्त अदाद, या फिर उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इवन नंबर, यानी ऐसे लफ्ज़ जो दो पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको इवन नंबर या इवन सेट भी कह सकते हैं। तो इसमें सारे वो नंबर आएंगे जो दो पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, इसीलिए इस ग्रुप का नाम, इस सेट का नाम उन्होंने जुफ्त अदाद रखा है। लेकिन फिर वही बात, इसमें ज़ीरो शामिल होगा और साथ में प्लस माइनस सारे नंबर आएंगे, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, लेकिन आएंगे वो नंबर जो दो पे पूरे पूरे तकसीम
हो जाते हैं, जैसे 2 है, जैसे 4 है, जैसे 6 है, जैसे 8 है, +8 -8 +10 -10। ठीक है जी। उसके बाद ताक अदाद। ताक आपको कहता है कि वो नंबर होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर भी कहते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। लेकिन इसमें भी इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, इसमें फिर दोबारा वही सारे लफ्ज़ होंगे, लेकिन प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, यानी प्लस -1, +3 -3, +5 -5, और इस तरह ये ऑनवर्ड आगे सेट चलता रहेगा। तो ये सेटों की कीमतें ना आपने याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि यार ये सेट है, जो डब्ल्यू वाला सेट है उसकी ये कीमत है, ई वाला जो सेट है उसकी ये कीमत है, ओ वाला जो सेट है उसकी ये कीमत है, जेड वाला जो सेट है उसकी ये कीमत है। अगर आपने ये बेसिक सीख ली तो 5वां चैप्टर तो बड़ा आराम से और बड़ा इजीली जो है ना आप लोगों को समझ आ जाएगा। ले जी, उसके बाद आ गया जी मुफरिद अदाद का सेट। ठीक हो गया। ले जी, अब मुफरिद अदाद जिसको हम लोग ना पी से, जिन्हें प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक हो गया, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाते हैं वो नंबर, ठीक है, जैसे 2 है, जैसे 3 है, जैसे 5 है, जैसे 7 है। इसको आप इस तरह से जेन में रख लो कि ये ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े से, अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, ये 2 पे ही डिवाइड होगा, ना 3 पे होगा, ना 4 पे होगा, ना 5 पे होगा। इसी तरह 3 है तो वो भी सिर्फ 3 पे ही डिवाइड होगा और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। यानी सारे वो नंबर जो सिर्फ अपने पहाड़े पे डिवाइड होते हैं, यानी अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे 11 है, अब 11 तो किसी टेबल पे भी नहीं आता, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के। इसी तरह 7 है, 7 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 5 है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ना 2 से, ना 3 से, ना 7 से, ना 1 से, ना 4 से, किसी से भी डिवाइड नहीं होता। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने पहाड़े से, अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हैं, अपने ही नंबर पे डिवाइड होते हैं। जैसे 11 है, ये 11 पे ही डिवाइड होगा। 7 है, ये 7 पे ही पूरा पूरा डिवाइड होगा। उसके बाद जी अगला कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है जी नातिक अदाद। ठीक हो गया, इसको हम लोग जो है ना क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है कोई भी दो नंबर जिन्हें हम ऊपर और नीचे डिवाइड करवाते हैं। दो ऐसी रकमें जिनको ऊपर और नीचे जब हम लोग डिवाइड करवाते हैं तो ऐसे अदाद को हम लोग कहते हैं, यानी कि जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, जो पूरे पूरे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, जब ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे जी नातिक अदाद, और उनको हम लोग जो है ना क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो है ना गैर नातिक आ जाता है, इसको क्यू डैश से, ये डैश है यानी इसका उल्ट है, तो उल्ट है तो फिर ऊपर डैश लगा देंगे, इसे कहेंगे हम लोग जी गैर नातिक अदाद। अब गैर नातिक अदाद वो अदाद होते हैं जो पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, यानी ऊपर नीचे जब हम लोग दो रकमों को डिवाइड करवाते हैं तो वो पूरे पूरे बराबर नहीं कटिंग होती, इसीलिए मैंने नॉट इक्वल लिखा है। इसका मतलब है ये पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। जो बाकी मज़ीद जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह उसके बाद आ जाता है जी हकीकी अदाद, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रियल सेट भी कह सकते हैं इसको, रियल नंबर्स का सेट। अब हकीकी अदाद क्या होता है, इसके अंदर हम लोग जो है ना यूनियन लेते हैं नातिक का। ठीक है, यूनियन, अब यूनियन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, यानी नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन का मतलब इन दोनों सेटों को इकट्ठा कर लेंगे, इसको भी और इसको भी। इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए ये निशान होता है, यूनियन कहते हैं इसको। ठीक है, जब इन दोनों सेटों को, यानी इन दोनों सेटों को जब इकट्ठा कर लेंगे तो इसको कहेंगे रियल सेट, या फिर उसका दूसरा नाम होगा हकीकी अदाद। ले जी, उसके बाद आ गया जी इंटरसेक्ट और यूनियन, जो कि मैं आपको बता रहा था। अच्छा जी, इंटरसेक्ट को उर्दू में हम लोग जो है ना तकाता कहते हैं, और यूनियन को जो है ना हम लोग यूनियन ही कहेंगे ओबियसली। ओके जी, अब तकाता क्या होता है, तकाते की ये अलामत होती है, ये आप देख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, ये चीज़, और ये तकाता जो होता है ना, इसमें हम लोगों ने दो रकमों में, यानी दो सेट आपको वो देगा, उन दोनों सेटों में जो चीज़ सेम होगी दोनों सेटों में वो लिख देंगे, यानी सेम रकमों को लिखना है। इस निशान का मतलब होता है कि ए वाले सेट में और बी वाले सेट में जो लफ्ज़, जो अदाद सेम है, उसको आपने क्या कर देना, लिख देना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो सेट थे। ठीक है जी, कौन कौन सा सेट था, एक सेट ए है और एक सेट यहाँ पे बी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों सेटों के अंदर जो सेम चीज़ क्या है,
ठीक है, तो जो सेम चीज़ होगी उसके बारे में हम लोग जो है ना यहाँ पे अब देख लेते हैं। अभी देखिए आप, यहाँ पे 1 है, 5 है, 4 है, 3 है, बी सेट जो है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ए तकाता बी, यानी ए इंटरसेक्ट बी मैं लिखूँगा बराबर। अब मैं ये देखूँगा कि इनमें से सेम क्या क्या था। 1 इधर भी था, इधर भी था, मैंने लिख लिया। 3 इधर भी था, इधर भी था, तो मैंने लिख लिया। इसके अलावा और कुछ सेम नहीं था, तो लिहाजा और कुछ नहीं लिखा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना इंटरसेक्ट लेंगे। इंटरसेक्ट के निशान या अलामत का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो सेटों के अंदर जो चीज़ सेम है, जो लफ्ज़ सेम है, जो नंबर सेम है, जो अदाद सेम है, जो हिस्सा सेम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को भी बताया भी है, जिसे कहते हैं हम लोग यूनियन। तो यूनियन का निशान ये होता है, यानी ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। अब यूनियन में हम लोगों ने ना बस तरतीब से लिखना होता है, यानी दो सेटों के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको बस तरतीब से लिखना है, जैसे भी आप अभी समझ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा कि एक सेट था 2 3 4, फिर दूसरा सेट था बी में 1 5 6। तो बस इस गिनती को हमने तरतीब से लिखना है, यानी कि जो नंबर यहाँ पे दिए हैं उनमें से जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखना है, दोनों सेटों में से। जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखना है, जो तीसरे नंबर पे आएगा उसे तीसरे। और अगर दो नंबर आ जाते हैं, अगर दो नंबर आ जाते हैं दोनों सेटों में, यानी एक ही नंबर है वो दोनों सेटों में आ रहा है, एक बार लिखना है। अब देखिए मैं चाहता हूँ ए और बी का मैंने यूनियन लेना है, तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों में से छोटा लफ्ज़ कौन सा है, 1, वो लिखा। फिर जी 2, वो लिखा। फिर 3 आ रहा है, 3 लिखा। फिर 4 आ रहा है, वो लिखा। फिर 5 आ रहा है, वो लिखा। फिर 6 आ रहा है। यानी दोनों सेटों के अंदर जितने भी नंबर हैं उनको हम लोगों ने तरतीब से लिख दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे यूनियन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? लें जी, बाकी हम लोग जो है यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है जी डिफरेंस ऑफ सेट। सेटों का फ़र्क हम लोगों ने देखना है कि कोई भी दो सेट हैं उसमें से फ़र्क क्या होता है। बस आपने फ़र्क के अंदर क्या करना होता है, ए में से बी को माइनस करवा देना होता है, यानी ए सेट में से बी को माइनस करवा देना है, या बी में से ए को माइनस करवा देना। अब माइनस किस तरह से करवाएंगे वो आप लोग जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मैं आपको वहाँ पे अंडरस्टैंड करवा दूंगा। माइनस वैसे हम लोग इस तरह से करवाते हैं कि जो दोनों सेटों में सेम होता है ना वो कटिंग करवा देते हैं, और जो एंड पे रह जाता है उसको हम लोग जो है ना लिख देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने पास एक एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी एक सेट है उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जबकि दूसरा सेट है बी, उसमें सिर्फ 2 है और 5 है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि a माइनस बी लिखें, ये लें जी a माइनस बी, अब जो सेम होगा वो कटिंग हो जाएगा, ये 2 इधर भी है, ये 2 इधर भी है, ये कटिंग हो गया। जो बाकी रह गया बस वो लिख लें, 1 रह गया, 3 रह गया और 5 रह गया, इसे कहते हैं a माइनस बी। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट, अब देखो उसके नाम से ही उन्होंने जो है ना रिप्रेजेंट कर दिया यूनिवर्स, यानी कि सबसे बड़ा सेट है, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट की निशानी है, और ये जो निशानी है, ठीक है, ये यूनियन है, दोनों सेम ही है तकरीबन, ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट है। जहाँ पे सेट होगा वो आपको बता देगा कि यार ये सेट क्या है। अब ये सबसे बड़ा सेट होता है, और ये एक ऐसा सेट है जिसमें हर सेट के नंबर हैं, यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ये वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना उसमें पाई जाती हैं, सारे सेटों की खूबियाँ उसके अंदर पाई जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं जी यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें हर सेट की खसूसियात पाई जाती हैं। उसमें प्राइम नंबर्स भी आते हैं, उसमें रियल नंबर्स भी आते हैं, उसमें इवन नंबर भी आते हैं, उसमें ऑड नंबर भी आते हैं, उसमें होल नंबर भी आते हैं, उसमें जो है ना सब कुछ आता है। उसके बाद आ गया जी कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ए का कम्प्लीमेंट लूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या लिखूँगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो जिसमें हर चीज़ पाई जाती है, उसमें से ए के सेट को माइनस कर दूँगा। ए का कम्प्लीमेंट कब आएगा, जब ए की सारी वैल्यूज़ जो है ना इस यू के सेट में से माइनस हो जाएंगी। वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें बी का, अगर मुझे कम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं यूनिवर्सल सेट जो है जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें से अगर मैं बी को माइनस करवा दूँ, बी की सारी वैल्यूज़ को माइनस करवा दूँ, तो इसे कहेंगे बी का कम्प्लीमेंट। तो इसी तरह अगर मुझे सी का कम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट जिसमें हर क्वालिटी पाई जाती है उसमें से आप सी को माइनस करवा दें, सी की सारी वैल्यूज़ को, यानी कि सी का जो सेट आपको दिया होगा उसकी सारी वैल्यूज़ को माइनस करवा दें, तो आपके पास जो है ना सी आ जाएगा।
ले जी, ये तो थी इसकी बेसिक्स। तो अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है, सिंपल सी बात थी, यहाँ पे दो सेट उसने दिए हुए हैं, एक एक्स वाला सेट और एक वाई वाला सेट। तो उसने कहा एक्स और वाई के अंदर जो है ना ये यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यू का मतलब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनियन होता है, यानी एक्स और वाई में जो यूनियन है ना उसको हम लोग जो है ना एक्स और वाई का यूनियन लें। अब यूनियन किस तरह से लेते हैं, पहले आप लिख लें एक्स और यू, ठीक है, और वाई। अब सबसे पहले आप तरतीब से लिख लें एक्स की कीमत जो कि सेट था, फिर दरमियान में ये निशान लिख लें, और फिर ये वाई का सेट जो ऊपर कीमत दी थी वो आपने यहाँ पर लिख ली। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स में बताया, बेसिक्स में बताया कि यूनियन में हमने दोनों सेटों के नंबर्स को तरतीब से लिखना होता है। जो छोटा नंबर है उसे पहले लिख लें, जो बड़ा नंबर है। अब सबसे पहले दोनों सेटों में छोटा नंबर कौन सा है, 1, वो लिख लिया। फिर 1 के बाद क्या आ रहा है, 2, वो लिख लिया। फिर 2 के बाद यहाँ पे 3 कोई नहीं है, 4 है, 4 एक ये है, एक ये है, 2 बार आ रहा है, चाहे 2 बार आए लेकिन आपने लिखना है एक बार ही। 4 के बाद क्या आ रहा है, 5, वो भी लिख लिया। 6 नहीं है, और 7 आ रहा है, वो लिख लिया। फिर 7 के बाद 8 भी नहीं है, फिर क्या आ रहा है, 9, 2 है, तो आपने एक लिख लिया, बस ये यूनियन हो जाएगा। ठीक है जी, यूनियन के अंदर आपको समझ आ गई होगी, सिर्फ दोनों सेटों में से जो भी लफ्ज़ आपको दिए हुए हैं आपने बस उनको क्या करना है, तरतीब से लिख लेना है। अब उसके बाद आ गया जी एक्स और वाई में इंटरसेक्ट, यानी एक्स और वाई का इंटरसेक्ट ले। इंटरसेक्ट का मतलब तकाता ले। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली एग्जाम्पल में भी बताया कि तकाते के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली जो दो चीज़ें सेम होती है, दोनों सेटों में जो नंबर सेम होते हैं आपने बस वो लिखने हैं। जैसे एक्स तकाता वाई, पहले एक्स की कीमत लिखी, फिर तकाता लिखा, और फिर वाई की कीमत यहाँ पे मैंने लिख दी। अब तकाते का मतलब या इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों में सेम क्या है, दोनों सेटों में क्या सेम है। अब यहाँ देखें सेम क्या क्या जी, सबसे पहले 4 इधर भी है, इधर भी है, इसको लिख लें। इसके अलावा 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, तो आप इसको भी लिख लें। इसके अलावा और कुछ भी सेम नहीं, तो बस यही आपका आंसर है। तो आई होप को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद दोबारा उस थर्ड पार्ट के ऊपर वो आ गया। थर्ड पार्ट पे मैंने दोबारा फिर वैल्यूज़ लिख दी हैं, वही वैल्यूज़ हैं जो प्रीवियस वैल्यूज़ मैंने आपको दी हुई हैं। वाई की भी वैल्यूज़ हैं और एक्स की भी सारी वैल्यूज़ दी हैं। दोबारा फिर वही आपसे यहाँ पे कह रहा है कि जनाब वाई और एक्स के दरमियान में जो है ना यूनियन फाइंड कर दे। वाई की वैल्यू ये दी हुई है, एक्स की वही दी हुई है जो प्रीवियस हम लोगों को। सबसे पहले मैंने लिख लिया वाई यूनियन बी। सबसे पहले वाई की कीमत यहाँ पे लिख ली, और उसके बाद यू लिख लिया, और उसके बाद जो है ना फिर एक्स की कीमत हम लोगों ने लिख ली। ठीक है, ठीक है, वाई की कीमत हम लोगों ने लिख ली, फिर यू की लिख ली, और फिर एक्स की कीमत यहाँ पे लिख ली। ले जी, इसको हम लोग जो है ना फाइंड कर लेंगे, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यूनियन है, ठीक है, तो यूनियन में हम लोगों ने क्या करना होता है, दोनों वैल्यूज़ के अंदर जो भी रकमें होती हैं उनको तरतीब से आपने लिख देना है। सबसे पहले छोटी रकम दोनों सेटों में क्या थी, 1, वो लिखी। 1 के बाद क्या आता जी, 2, वो लिखा। इसके अलावा 3 नहीं था, 4 था। 4 चाहे 2 बार था लेकिन लिखना एक बार ही है। इसके अलावा 4 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, 5 है। 5 के बाद 6 नहीं है यहाँ पे, तो लिहाजा 7 है, तो वो लिखा। इसके अलावा 7 के बाद 8 भी नहीं है, तो 9 है। दोनों सेटों में 2 बार है, चाहे 100 बार भी हो चाहे, लेकिन आपने लिखना एक बार है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोबारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पहले भी बताया कि यार वाई और एक्स के दरमियान आपने इंटरसेक्ट फाइंड करना है। इंटरसेक्ट का मतलब आगे भी अब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वाई की कीमत जो ऊपर दी हुई थी वो लिखी, फिर इंटरसेक्ट का निशान लगाया, फिर एक्स की कीमत जो कि ऊपर दी हुई थी वो लिखी। अब इन दोनों सेटों में से इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों सेटों के अंदर सेम क्या है, तो जो सेम है आपने वो लिख लेना है, सिंपल। अब सेम दोनों सेटों के अंदर देखें 4 इधर भी है, इधर भी है, वो लिख लिया। 9 इधर भी है, इधर भी है, तो वो आपने लिख लिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हम लोग जो है ना ईजीली इस वीडियो के अंदर जो है ना अटैम्प्ट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सेट दिए हुए हैं उसने यहाँ पे। एक देखें एक्स का सेट दिया हुआ है, और दूसरा आप देखें जी वाई का सेट दिया हुआ है जो कि 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है। तो दोबारा ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है कि जनाब यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड करना है सबसे पहले, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा जी वाई यूनियन एक्स। ठीक है जी, आपने y और यूनियन x। सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने जो है ना यानी कि x यूनियन y उसने कहा था सबसे पहले, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि y यूनियन x आपने जो है ना फाइंड करके देना है। पहले क्वेश्चन आप ये वाला करेंगे।
ले जी, तो वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना y यूनियन x हम लोगों ने लिखा। y की कीमत ये जो अभी पीछे आपको दी हुई थी, ये देखें, ये सारी 1 2 3 मैंने सारे नंबर नहीं लिखे, 1 से लिख के आगे मैंने ना कोमा लगा दिया, यानी कि वो लगा दिए डॉट्स। उसका मतलब ये होता है कि आगे 12 तक है, ये आगे ऑनवर्ड, ये देखें 1 2 3 4 ऊपर पीछे कीमतें दी हुई थी। फिर यूनियन का निशान लगाया और x की कीमत जो पीछे दी हुई थी वो मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है। तो अब यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि सारे नंबर्स को आपने तरतीब में लिखना है। दोनों सेटों में जो नंबर्स हैं उन्हें तरतीब में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर आपको पता है 1 था, उसके बाद यहाँ पे 2 था, उसके बाद आपको पता है 3 था, उसके बाद आप देख सकते हैं 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, 12 था, यहाँ तक तो था। उसके बाद 12 के बाद यहाँ पे 13 था, और 13 के बाद यहाँ पे 17 था, यानी सारे नंबर्स आ जाएंगे। मैंने सारे नहीं लिखे, बस मैंने यहाँ से ये देखें 1 2 3 लिखे, आगे ये कॉमेंट ये डाल दिए, डॉट डाल दिए। इसका मतलब क्या होता है कि 12 तक सारे नंबर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। आप चाहे लिख लें, चाहे ये डाल दें, ये जो है डॉट डाल दें। इसका मतलब यही होता है कि 12 तक सारे नंबर लिखने हैं। 12 के बाद दोनों सेटों में कौन सेम था, यानी 13 था, सेम नहीं यानी कि तरतीब से। 13 के बाद जो है ना यहाँ पे 14 वाला नंबर नहीं था, ठीक है, 15 वाला नंबर नहीं था, आप देख सकते हैं दोनों सेटों में 15 वाला नंबर नहीं है, 17 दिया हुआ था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह फिर आपको x और उसने y के दरमियान में इंटरसेक्ट का कहा है कि इंटरसेक्ट किस तरह से हम लोग जो है ना फाइंड करेंगे इन दोनों रकमों के अंदर। तो दोबारा फिर इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि x के सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है, जो कि उसने दी हुई थी, और y की लिख लेंगे, ठीक है। मैंने y की सिंपल 1 2 3 लिखे, आगे मैंने जो है ना डॉट लगा दी, इसका मतलब है कि 12 तक लिखा हुआ है। तो दोबारा इंटरसेक्ट का मतलब भी क्या होता है कि दोनों रकमों में जो सेम है आप वो लिख लें। अब 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, वो लिख लिया। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। अब 5 इधर भी है, तो जाहिर है इधर भी तो था ना, 3 4 12 तक तो सारे नंबर हैं। 5 इधर भी है, इधर भी है। इसके अलावा 7 इधर भी है, इधर भी जाहिर है 12 से कम 7 तो था ही। फिर 11 इधर भी है, इधर भी 12 से पहले पहले जाहिर है 11 11, और इधर भी 11 सेम थे। लेकिन उससे आगे इधर 12 नहीं है, इधर 12 है, इधर 13 भी है, 17 भी है, इधर नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलें, ये वाला जो पार्ट है दोबारा फिर उसने इसी तरह ही दिया हुआ है कि पहले y की रकम लिखें, फिर इंटरसेक्ट लिखा, और फिर x की रकम यहाँ पे सारी लिख ली, और इन दोनों रकमों में दोबारा फिर वो कह रहा है कि सेम क्या है। तो फिर वही बात है कि ये 1 2 3 और आगे इस डॉट का मतलब 12 तक सारी गिनती है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। जबकि ये जो है x वाली वैल्यू आप देख सकते हैं सिर्फ ये नंबर है। तो दोनों में से सेम देखना है क्या, ठीक है जी। अब 2 इधर है, इधर भी है, वो लिख लिया। 3 इधर है, इधर भी है, लिख लिया। अब 3 के बाद यहाँ 4 भी है, 5 भी है। 4 तो इधर नहीं था इसलिए नहीं लिखा, 5 इधर भी है, इधर भी है, वो भी लिखा। 5 के बाद यहाँ पे 6 था लेकिन इधर नहीं है। 7 इधर होगा यानी कि मस्ट है, इधर भी है, वो भी लिखा। अब यहाँ 7 के बाद 8, ज़ाहिर है 12 तक सारे नंबर है। 8 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है। 9 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है। 10 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है। 11 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो लिहाजा 11 सेम है, वो लिख लिया। अब 12 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है। 13 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। 14 यहाँ पे ओबियसली नहीं है, और ठीक है यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो लिहाजा बाकी कुछ भी नहीं हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों से वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपको वो 3 सेट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा जी x एक सेट है, ठीक है। तो ये जो सेट है x के बराबर सामने जो उसने लिखा हुआ ना, इस सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट। उसको हम लोग जो है ना, यानी x ये आ गया, और इस सेट को हम लोग इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि खाली सेट, इसका मतलब होता है खाली सेट, वो ये हो गया। y के बाद उसने लिखा हुआ है कि y की कीमत क्या है, z, यानी y बराबर किसके होगा, z के सेट के। तो अभी हम लोगों ने जैसा कि प्रीवियसली पढ़ा था कि जो z का सेट था, जिसको सही अदाद का सेट कहते हैं, उसकी ये कीमत थी, तो वो हम लोग लिख लेंगे, यानी सारे नंबर प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, ठीक हो गया। सो लिहाजा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y के सामने z की कीमत लिख लेंगे जो उसके सारे नंबर हैं, यानी कि। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, उसने लिखा हुआ है कि y के बराबर उसने कहा z का सेट लेना है,
लेकिन सिर्फ प्लस वाले नंबर लेने हैं। ऊपर प्लस लिखा हुआ है ना, अब देखें ना Z के सेट में तो सारे नंबर थे, प्लस भी था माइनस भी था, प्लस भी था माइनस भी था, 0 से ऑनवर्ड गिनती थी, लेकिन उसने कहा सिर्फ प्लस वाले नंबर लें, +1 +2 +3, ऊपर उसने प्लस लगा दिया है, यानी आपको बता दिया उसने, ये देखें आपको बता दिया कि Z वाले नंबर्स लेने हैं सारे लेकिन प्लस वाले सिर्फ। अब T के ऊपर उसने कहा है O, यानी कि T की कीमत उसने कहा है कि O वाला सेट होगा और वो भी सिर्फ प्लस वाले नंबर। तो हम O वाला सेट अभी देख लेते हैं, वो अभी आपको जैसा कि मैंने प्रीवियसली सारा बताया आप देख लें। O वाला सेट जिसको हम लोग अदाद वाला सेट भी कहते हैं या ऑड नंबर भी कहते हैं, तो O सेट की कीमत थी +-1 यानी ऑड नंबर 1 3 5, ये वाला सेट। लेकिन सिर्फ उसने फिर कहा है कि प्लस वाले नंबर्स लेने हैं, यानी +1 +3 +5, सिर्फ ये वाले नंबर लेने, इसके अलावा नंबर नहीं लेना आपने कोई भी। तो ये ले जी, मैंने देखे नंबर ले लिए प्लस वाले, 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, इस तरह ऑनवर्ड। तो जैसा कि उसने बता दिया, X में एम्प्टी सेट था लिख लिया, Y के अंदर Z वाला नंबर लिखना था, यानी कि Z वाला ग्रुप के सारी वैल्यूज़ लिखनी थी लेकिन प्लस वाली, तो मैंने लिख दी 0 +1 +2 +3। और T जो है वो आपको पता है सिंपल यहाँ पे बराबर था ओके, जो कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ लिखनी थी, तो ये मैंने उसकी प्लस वाली वैल्यूज़ लिख दी, तीनों की वैल्यूज़ आ गई। तो लिहाजा यहाँ पर आगे वो आपसे क्वेश्चन करवा रहा है, वो सबसे पहले आपको कह रहा है कि X और Y के दरमियान जो है ना यूनियन फाइंड करें। अब देखें X की वैल्यू है ही कुछ नहीं, खाली सेट है, और Y की ये वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों के दरमियान यूनियन लेना है। पहले X की कीमत लिखें, फिर U लगाएं, यूनियन है, फिर Y लिखें। अब यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं, दोनों सेटों में जो लफ्ज़ होते हैं उनको तरतीब से लिखना होता है। अब इस सेट में तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, तो लिहाजा फिर इसी सेट को दोबारा लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया तरतीब से, तो फिर यही लिखा जाएगा। और आगे मैंने वैसे लिख दिया कि ये जो सेट है ना, ये ओबियसली किसके बराबर आ रहा है, Y के। देखें वही वाली कीमतें सारी दोबारा वापस आ रही, आप चाहे ये ना भी लिखें, बस इतना भी कर लें, ठीक है। दोबारा फिर अब उसने यही कहा हुआ है कि पहले अब X का सेट लिखें, फिर यूनियन ले और T का सेट लिखें, यानी T की कीमत लिखें, मैंने T की कीमत लिखी। अब यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि दोनों सेटों में से जो लफ्ज़ हैं उन्हें तरतीब से आप लिख दें। अब इसमें तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, तो 135 इसमें लिखा हुआ है T की कीमत में, वही मैंने लिख दिया, तो ये T के ही बराबर आ गया, ये चाहे आप ना भी लिखें, ठीक है। ले जी, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे दोबारा फिर उसने कहा हुआ जी Y और T इनके दरमियान यूनियन फाइंड करें, तो Y की ये सारी कीमत आ गई और U वैसे आ गया, T की ये कीमत आ गई है, यहाँ तक आप देख सकते हैं T की कीमत। अब दोबारा अब यूनियन है, तो यूनियन का मतलब है कि तरतीब से लिखना है दोनों में, जो सबसे छोटा लफ्ज़ है, 0 है दोनों में वो लिखा, फिर 1 है दोनों में 1 है, फिर 2 आया तरतीब से, ठीक है, फिर उसके बाद जी 3 आ गया, फिर उसके बाद ऑनवर्ड सारे आएंगे। अब इसमें सारे नंबर हैं, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, इसमें तो सिर्फ 5 है ना, 7 है, लेकिन इसमें 4 भी है, 5 भी, 6 भी। तो यूनियन का मतलब होता है सारे नंबरों को लिखना है तरतीब से, 1 2 3 4, आगे मैंने डॉट लगा दी और ये वैल्यू Y के ही बराबर है। ले जी, अब X और Y के दरमियान आपने इंटरसेक्ट फाइंड करना है कि जो चीज़ें सेम है वो लिख देनी है, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं एक X की कीमत लिखी, फिर इंटरसेक्ट लगाया, फिर Y की कीमत लिखी। अब सेम तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था सेम, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं सेम कुछ नहीं, लिहाजा जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने खाली सेट यहाँ पे लिख देना होता है। ले जी, फिर उसने कहा X और T में क्या सेम था वो लिखें, X की कीमत लिखी, इंटरसेक्ट लगाया, फिर T की कीमत लिखी। अब इन दोनों सेटों में भी सेम तो कुछ नहीं था क्योंकि ये तो खाली सेट था, तो लिहाजा इसका आंसर भी खाली सेट ही आ जाएगा। फिर उसने कहा हुआ है कि Y और T के दरमियान इंटरसेक्ट लिखें, पहले Y की कीमत लिखी, फिर इंटरसेक्ट लिखा और फिर T की कीमत यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या सेम है, तो लिहाजा यहाँ आइडिया हो जाएगा कि सेम क्या क्या, 1 इधर भी है, अब 1 इधर भी है, वो मैंने लिख दिया। अब 3 इधर भी है, 3 ज़ाहिर है इधर भी है, वो भी लिख दिया। अब 3 के बाद यहाँ तो सारा कुछ ही आ रहा है ना, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ठीक है, 6 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इधर भी 5 था तो ज़ाहिर है इधर भी 5 है, तो लिहाजा वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बाकी आगे सेम नहीं होगा, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और साथ में ये वाली पूरी वीडियो जो है ना कंप्लीट हो गई है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।